नमस्ते बच्चों। सूखी डाली एकांकी के अगले प्रश्नों के साथ यानी सूखी डाली एकांकी पार्ट 2 के प्रश्नों के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरा सबको प्रणाम। आज की इस पीपीटी में आज के इस ये जो हमारा वीडियो है उसमें जो पहला प्रश्न है, सूखी डाली एकांकी में दादा मूलराज के मंझले बेटे का नाम है। जैसा कि हमने कल ही चर्चा की थी कि एक बार फिर से हम उसका रिकैप करते हैं। दादा मूलराज के तीन बेटे हैं। दादा मूलराज के तीन बेटे हैं और इसमें से जो बड़ा बेटा है वह काम आ गया था पहले महायुद्ध में। काम आना का क्या अर्थ है मैंने बताया था आपको। काम आना का अर्थ है शहीद होना। तो ये है बड़ा बेटा। तो बड़ा बेटा जो है वह महायुद्ध में काम आ गया था, शहीद हो गया था। इस बड़े बेटे को महायुद्ध में काम आ जाने के बाद, शहीद हो जाने के बाद, उनकी शहादत के बाद उन्हें मिला था मुआवजे के तौर पर एक मुरब्बा जमीन। एक मुरब्बा जमीन। और इस एक मुरब्बे जमीन को दादा मूलराज ने बदल दिया था 10 मुरब्बे में। 10 मुरब्बे में कैसे बदल दिया था? अपनी मेहनत से, अपनी विवेकशीलता से, अपनी विवेकशीलता से और अपनी दूरदर्शिता से, और अपनी दूरदर्शिता से। तो ये जानकारी थी बड़े बेटे के इस बारे में। अब हमारा प्रश्न है कि सूखी डाली एकांकी में दादा मूलराज के मंझले बेटे का नाम क्या है? मंझला बेटा मतलब होता है दूसरे क्रम का बेटा। दूसरे क्रम का बेटा। तो जो मंझला बेटा है इसी का वास्तव में नाम इसी का दिया गया है। ये जो मंझले बेटे हैं इनका नाम है कर्मचंद। कर्मचंद। कल जो इसका पार्ट 1 वीडियो उसमें मैंने आपको बताया था कि करमचंद के बहुत सारे डायलॉग्स नहीं है। एक स्थान पर वे दादा मूलराज के पास आते हैं और जब दादा मूलराज अपने परिवार के बारे में, उसके उनका परिवार कैसे एक यूनिट की तरह है, मिलजुल कर रहता है, उसके बारे में जब बात करते हैं तब करमचंद उन्हें बताते हैं कि शायद इस पेड़ की एक डाली अब टूट जाने वाली है और वे उस डाली का नाम बेला बताते हैं। तब दादा मूलराज चौंक उठते हैं और वे पूछते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो बेला है वो यहाँ नहीं समन्वय नहीं कर पाएगी, वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है, वो अलग हो जाना चाहती। तो उन्होंने बताया कि जो मलमल के जो थान उन्होंने लाए थे, अबरे के कपड़े जो और मलमल के जो उन्होंने थान लाए थे, वे घर में सबको पसंद आ गए थे लेकिन बेला को पसंद नहीं आए थे और उसने उन्हें रखने से मना कर दिया था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दादा मूलराज जो है वे यहाँ पर नाराज हो जाते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि अरे ये बहू अभी नई नई आई है और अपना ही तरीके से यहाँ रह रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता उन्हें। और बल्कि वे उल्टा वे करमचंद को ही समझाते हैं। हम आगे के प्रश्न में देखेंगे वे उन्हें क्या समझाते हैं। और तीसरा बेटा जिसका कोई नाम नहीं है, कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर, लेकिन उन्हीं के परिवार की चर्चा यहाँ पर की गई है। तीसरे बेटे का ही परिवार है। तो तीसरा बेटा का जो परिवार है आ, उसमें पोता जो है, उस पोते का नाम है परेश। दादा मूलराज के पोते का नाम परेश है। उनकी जो पोती है उनका नाम है, उस पोती का नाम है इंदु। और पोते की जो पत्नी है यानी पौत्र वधू है उसका नाम है बेला। बस इन्हीं के बीच में एक एकांकी है। जो एकांकी है यह इन्हीं के बीच के बारे में कुछ स्थितियों और कुछ घटनाओं की जानकारी हमें देती है। तो बड़े बेटे की जो पत्नी है वो बड़ी भाभी के नाम से जानी जाती है। मंझले बेटे की जो पत्नी है वह जानी जाती है यहाँ पर मंझली भाभी के नाम से। ठीक है। और जो तीसरे यानी छोटे बेटे की जो पत्नी है वह जानी जाती है छोटी भाभी के नाम से। आसान है समझना। यानी दादा मूलराज के तीनों बेटों की जो अपनी अपनी पत्नियां हैं वे बड़ी, मंझली और छोटी भाभी के नाम से जानी जाती है। अभी इसके बाद जो अगला जनरेशन आता है यानी बड़े बेटे की जो बड़े बेटे की जो बहू आई है वो बड़ी बहू, मंझले की जो बहू आई है वो मंझली बहू, छोटे बेटे की जो बहू आई है वो छोटी बहू के नाम से जाना जाता है। छोटी बहू कौन है? छोटी बहू, तो छोटी बहू है बेला। ये छोटी बहू बेला है और इसी पर यह एकांकी पूरी तरह से, ये एकांकी जो है वह आधारित है।
तो हम इसी के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम अगले अपने आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो सूखी डाली एकांकी में दादा मूलराज के मंझले बेटे का नाम क्या है? मंझले बेटे का नाम है कर्मवीर, कर्मयोगी, कर्माकर और कर्मचंद। देखते हैं उत्तर क्या है। उत्तर यहाँ पर, क्षमा कीजिएगा, यहाँ उत्तर में यहाँ पर उपेंद्र नाथ अश्क यहाँ पर प्रिंट हो गया है, लेकिन जो सही उत्तर है वो है कर्मचंद। कर्मचंद। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा आज का दूसरा जो प्रश्न है वह है, हल्की सी खरोंच भी यदि उस पर तत्काल दवाई न लगाई जाए तो बढ़कर एक घाव घाव बन जाता है। प्रस्तुत वाक्य में खरोंच से क्या तात्पर्य है? खरोंच हम कहते हैं स्कार, जैसे आप गिर जाते हैं और आपको कहीं पर चोट लग जाए हल्की फुल्की, जब छिला जाए हमारा शरीर, उसे हम कहते हैं खरोंच। तो अगर खरोंच को सही समय पर उस पर तत्काल डेटॉल आप नहीं लगाएंगे, आप एंटीसेप्टिक नहीं लगाएंगे, तो वो जो खरोंच है वह क्या बन जाएगा? एक बड़ा घाव भी बन सकता है अगर तत्काल उसका इलाज ना किया जाए। यहाँ पर खरोंच का तात्पर्य है कि जो बेला विवाह करने के बाद अपने नए परिवार में आई है, उस परिवार में वो मतलब खुश नहीं है। तो ये जो आरंभ हो रहा है उसके नाखुश होने का जो भी कारण है यहाँ पर, जो उसे अपमानित महसूस हो रहा है या उसे इस परिवार में पीड़ा महसूस हो रही है, तो दादा मूलराज को लगता है कि अगर अभी के अभी इसका इलाज नहीं किया जाएगा तो यह जो खरोंच है यह बड़ा घाव भी बन सकता है। तो प्रस्तुत वाक्य में खरोंच से, स्कार शब्द से क्या तात्पर्य है? तो तात्पर्य है बेला को हो रही तकलीफ। कौन है बेला? अभी अभी हमने पढ़ा था, बेला परेश की पत्नी है। परेश की पत्नी का नाम, परेश की जो पत्नी है उसका नाम है बेला। तो बेला कहाँ की निवासी थी? बेला लाहौर की निवासी थी। और कैसी थी बेला? मतलब विवाह के समय जो जो उसके मायके का डिस्क्रिप्शन दिया गया, उसका मायका बहुत सुसंस्कृत है, सुशिक्षित है, बहुत संपन्न है, और इसीलिए वह अपने परिवार की बात बात पर अपने मायके की तुलना वह अपने ससुराल से किया करती थी। बेला इस प्रकार से किया करती थी। बढ़ते ही बच्चों तीसरे प्रश्न की ओर। उत्तर भी हमने देख लिया। तीसरा प्रश्न है कि बहू तभी अलग होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। प्रस्तुत कथन का वक्ता कौन है और उसने बहू कहकर किसे पुकारा है? तो बहू तभी अलग होना चाहेगी, ये कथन कौन कहता है? करमचंद उनके पास जाते हैं और उसे ये सारी बातें कहते हैं। तो करमचंद कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बहू के मन में घृणा की मात्रा हमारे लिए ज्यादा है और उसके मन में दर्प बहुत है। दर्प मतलब उसके मन में बहुत ज्यादा घमंड है अपने ससुराल को लेकर, अपने मायके को लेकर, अपनी माँ के घराने को लेकर। तो इसीलिए वह अलग होना चाहती। तब दादा मूलराज यह कथन कहते कि बहू अर्थात बेला तभी अलग होना चाहेगी जब उसे घृणा यानी नफरत के बदले हम नफरत देंगे। अगर हम नफरत के बदले उसे प्रेम देंगे, उसका सम्मान करेंगे, तो वो कभी हमसे नफरत नहीं करेगी। तो प्रस्तुत कथन का वक्ता कौन है और उसने बहू कहकर किसे पुकारा है? तो प्रस्तुत कथन का वक्ता है दादा मूलराज, लेकिन बहू इंदु नहीं है क्योंकि इंदु तो उनकी पोती है। तो यह कथन सही नहीं है। बड़ी बहू और इंद्राणी, इंद्राणी कोई है ही नहीं इसमें। मंझली बहू और बेला है ही नहीं क्योंकि दादा मूलराज वक्ता है। तो दादा मूलराज और बेला, यह कथन इसका सही है। तो दादा मूलराज इसके वक्ता हैं और बेला जो है वह इसकी श्रोता है, मतलब श्रोता नहीं है। बेला को उन्होंने इस कथन में बेला को उन्होंने बहू कहकर पुकारा है। तो दादा मूलराज और बेला। अगला हमारा जो प्रश्न है, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं। अपराधियों से भी गए बीते कहकर किस व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई है? यह कहकर किस व्यक्ति के बारे में, किसे बुलाया गया? अपराधियों से भी गए बीते कहकर किसे बुलाया गया? पहला, इसके देखिए इस प्रश्न के 3 भाग हैं। अपराधियों से भी गए बीते कहकर किस व्यक्ति के बारे में, तो एक ये है। दूसरा प्रश्न है वक्ता कौन है, कौन बोल रहा है ये? और तीसरा प्रश्न है वह यह कथन क्यों कह रहा है? तो आपको इसमें 3 उत्तर मिलेंगे। अगले जो हमारे इसमें है ये है, उसमें आपको 3 उत्तर मिलेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि प्रस्तुत कथन में अपराधियों से भी गए बीते कहकर किस व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि बात बात पर जो घर की स्त्रियां हैं वे परेश और बेला का मजाक बनाती है। बात बात पर वे उसका मजाक बनाती है। परेश काफी ऊंचे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर है, जैसे आईएएस होता है, कल भी मैंने आपको बताया था आईएएस जैसा पोस्ट जो होता है वैसे किसी पोस्ट पर है।
तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पोस्ट पर है। यानी उसका जो पोस्ट है वो बहुत ही डिमांडिंग है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, और उसमें बहुत ही उसे मतलब उसका स्वभाव जो है वो बहुत ही सख्त होना चाहिए, बहुत ही कड़क स्वभाव का व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन अपनी पत्नी के सामने उसकी एक नहीं चलती, ऐसा घर की स्त्रियां कहती हैं। तो इसीलिए जब उसकी पत्नी कहती है कि मैं ये सड़े गले फर्नीचर अपने कमरे में नहीं रहने दूंगी, मैं यहाँ से निकाल दूंगी, तब परेश उसे समझाने की कोशिश करता है। तो बेला कुछ ऐसा कहती है जिससे कि परेश की बोलती भी बंद हो जाती है, वो कुछ नहीं कह पाता उसके सामने। इसीलिए यह कथन कहा गया है कि घर में उनकी जो हालत है वो कटघरे में खड़े अपराधियों के समान है। तो कहकर किस व्यक्ति के बारे में, तो कौन सा व्यक्ति है, सबसे पहले हम पाते हैं कि वह व्यक्ति है परेश, यानी परेश को यह कहकर पुकारा गया है। वक्ता कौन है? वक्ता यहाँ पर अगर आपने पूरा एकांकी ध्यान से पढ़ा होगा तो ये जो मंजली बहू है उसे आदत है, गॉसिपिंग की बड़ी खतरनाक आदत है उसे। तो मंजली बहू यह कथन कह रही है। वह यह कथन क्यों कह रही है? क्योंकि परेश की बेला के आगे एक नहीं चलती है। तो उसका वजह ये नहीं है, उसकी वजह ये नहीं है कि वो सख्त स्वभाव का नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि घर में अगर कार्यालय में कोई पुलिस अधिकारी तो घर में भी पुलिस अधिकारी जैसा रौब दिखाया, बिल्कुल जरूरी नहीं है। घर में आदमी घर के व्यक्ति घर में जैसे रहते हैं हम वैसे ही रहते हैं। बाहर का काम बाहर है, और जो ऑफिस का काम है और जो पर्सनल हमारी लाइफ उसे मिक्स नहीं कर सकते, मिला नहीं सकते। तो देखते हैं इसमें क्या उत्तर है, क्या उत्तर सही हो सकता है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा है कि किस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, तो परेश के बारे में चर्चा की गई है, मतलब अपराधियों से भिगाए भी थे। मंझली बहू, वक्ता है मंझली बहू, वह यह कथन क्यों कह रही? क्योंकि परेश की बेला के आगे एक नहीं चलती, उसका यह मानना है, ऐसा मंझली बहू का मानना है, इसीलिए वह यह कथन कह रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमने उत्तर देखा परेश और मंझली बहू, परेश के बारे में चर्चा की गई है, मंझली बहू वक्ता है, और परेश की बेला के आगे एक नहीं चलती, इसीलिए वह यह कथन कह रही है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। वक्ता कौन है? वक्ता की यह बात किसने सुन ली थी? वह वहां क्यों गया था? तो बेशक प्रश्न में यहाँ पर कहा गया है कि वह यहाँ पर क्यों गया था, यानी वक्ता जो है वह उसने जब यह बात सुनी तो वह वहां पर यानी उनके कमरे के आसपास क्यों गया था। तो मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों, इससे समझ में आ रहा है कि भाई ये तो बड़ी ही विरोधी स्वभाव की बात तरीके से बोला जा रहा है, यानी ये बेला है। तो बेला ही इस तरह से इस घर में व्यवहार कर रही थी, उसी का कथन है ये। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे ऑप्शंस में से कि बेला कहाँ पर है। तो बेला एक ही जगह पर है, वक्ता बेला है। तो एक स्मार्ट वर्क यही है हमारा कि यह हमारा उत्तर होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इन्हें देखेंगे। वक्ता कौन है? वक्ता बेला है। वक्ता की यह बात किसने सुनी थी? तो हमने मंजली बहू के बारे में भी जाना कि मंजली जो बहू है वो बड़ी कंछन्नी है। कंछन्नी किसे कहते हैं? जो दूसरों की बातों को कान दे देकर सुने, तो वो दूसरे की बातों पर बहुत ध्यान दे करके सुनती है। और वह वहां क्यों गई थी? मंजली बहू वहां पर क्यों गई थी? तो वह ऊपर जहां इनका कमरा है वहां पर वह सामान रखने के लिए गई थी। वह यहाँ पर सामान रखने के लिए गई थी। अगले प्रश्न के एक बार हम उत्तर देख लेते, क्या है हमारा उत्तर। उत्तर है वक्ता बेला है। वक्ता की यह बात मंजली बहू ने सुन ली थी। वह वहां क्यों गई थी? तो वह वहां ऊपर सामान रखने के लिए गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, इस एकांकी में किसकी हंसी की चर्चा की गई है? उस व्यक्ति को किसने सोच समझकर हंसने को कहा था? जैसा कि इस एकांकी में आपने पढ़ा है कि जब दादा मूलराज को यह बात मालूम पड़ती है कि उनके घर के जो सभी सदस्य हैं, खास करके स्त्रियां, और उन स्त्रियों में भी खास करके जो मंजली बहू है और इंदु है, उसकी बेला के साथ बिल्कुल पटरी नहीं बैठती है। पटरी बैठना मतलब उनकी आपस में नहीं बनती है, आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक बैठक बुलाई थी, और उस बैठक में उन्होंने बहुत सख्ती से मंजली बहू को यह कहा था कि सोच समझ कर हंसना चाहिए, उसी के साथ मजाक करो जिससे जिससे जो आपके मजाक को समझ सके, जो आपकी मजाक को सह सके। तो मंजली बहू की हंसी की चर्चा की गई है। कहाँ पर लिखा गया है? इस एकांकी में किसकी हंसी की चर्चा की गई? उस व्यक्ति को किसने सोच समझकर हंसने को कहा था? तो इस एकांकी में मंजली बहू की हंसी की चर्चा की गई है। पहला जो है उत्तर वो है मंजली बहू। उस व्यक्ति को किसने सोच समझकर हंसने को कहा था? तो दादा मूलराज ने मंजली बहू को
सोच समझकर हंसने को कहा था। तो दादा मूलराज ने मंझली बहू को, तो ये हमारा सही उत्तर है। इस एकांकी में मंझली बहू की हंसी की चर्चा की गई है, मंझली बहू की हंसी की चर्चा की गई है, और उस व्यक्ति को दादा मूलराज ने, यानी मंझली बहू को सोच समझकर हंसने के लिए दादा मूलराज ने कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्तर देखते हैं दादा मूलराज ने मंझली बहू। अगला प्रश्न है हमारा, परेश की पत्नी किस शहर से है, वो किस शहर की निवासी है, रावलपिंडी, कानपुर, लाहौर या अमृतसर, तो वह लाहौर की है। अगला प्रश्न है, परेश की पत्नी ने किस व्यक्ति को फूहड़ कहकर पुकारा था। फूहड़ का अर्थ होता है जिसे, मतलब काम करने का सही तरीका जिसे ना पता हो, और इसका विलोम होता है सुघड़। सुघड़ क्या होता है, जो बहुत अच्छे से, बहुत परफेक्शन के साथ जो काम करे। आप देखते होंगे आपके घर में लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सुघड़ होते हैं, और कई लोग होते हैं जो फॉर द नेम से एक काम करके बस रख देना है इसलिए रख देते हैं। तो परेश की पत्नी ने फूहड़ किसे कहा था। उत्तर देखते, मतलब पहले हम विकल्पों को देखते हैं। कुमार की मिश्रानी को, सुखिया को, रजवा को या बेला को। तो बेला तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा बेला, क्योंकि परेश की पत्नी ही बेला है, परेश की पत्नी ही बेला है, तो बेला नहीं होगा। सुखिया दासी काकी चैप्टर में सुखिया दासी थी। कुमार की जो मिश्रानी है वो संस्कार और भावना चैप्टर में हमें नजर आती है ये, और रजवा ही है जिसे परेश की पत्नी अर्थात बेला ने काम से निकाल दिया था, उसे फूहड़ कह करके कि ये कोई काम करने का तरीका है, ऐसे फूहड़ जैसे काम पता नहीं यहाँ के लोग कैसे सह लेते हैं, मेरे घर में तो तुम्हारी जैसी नौकरानी 4 दिन बोलो 1 दिन भी नहीं टिकेगी, इस तरह से कह करके उसने रजवा को काम से निकाल दिया था। उत्तर हम एक बार देखते हैं, क्या उत्तर है, रजवा। अगला प्रश्न है हमारा, रजवा के बारे में गलत कथन चुनिए। रजवा अनुभवी थी, वो बिल्कुल बहुत अनुभवी थी रजवा। दयानतदार और विश्वसनीय थी, दयानतदार और विश्वसनीय थी, ये भी ये टेक्स्ट बुक में यहाँ पर लिखा गया है कि वह जो रजवा है वह दयानतदार और क्या है, विश्वसनीय। ये किसने कहा था कि वह दयानतदार और विश्वसनीय है, जरा याद कीजिए कि दयानतदार और विश्वसनीय किसने कहा था। तो ये मंझली भाभी ने यह बात समझाई थी, मंझली भाभी ने यह बात समझाई थी। मंझली भाभी कौन है, करमचंद की पत्नी है। तो मंझली भाभी ने यह बात समझाई थी कि जो रजवा है वह दयानतदार और विश्वसनीय है। अब ये जो दयानतदार होता है, दयानतदार शब्द का क्या अर्थ है बताइए। दयानतदार शब्द का अर्थ क्या है, जो ईमानदार हो। और तीसरा जो कथन कहा गया है कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ काम करते आ रहे, यानी जनरेशन, तो ये भी करेक्ट है। रजवा की सास भी यही काम करती थी, ये भी करेक्ट है। उपर्युक्त कथनों में से कोई नहीं, यहाँ पर पांचवा विकल्प भी दिया गया है, तो हमारा जो इसमें उत्तर है वो है उपर्युक्त कथनों में से कोई भी नहीं, यानी सभी की सभी जो कथन है वे सही है। तो आप ऐसा ना समझे कि ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए है, ये सारे प्रश्न अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसके बाद अगले 15 प्रश्न में फिर से इसी चैप्टर से मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो हमारा उत्तर है इसमें उपर्युक्त कथनों में से कोई नहीं। 10वां प्रश्न है, दादाजी को जब करमचंद के माध्यम से घर की एक डाली के टूटने के कगार पर पहुंचने के विषय में मालूम हुआ, तब उन्होंने क्या किया। एक्चुअली जो करमचंद है वे दादाजी के पास गए थे, दादाजी के पास गए थे और उन्होंने यह बात बताई थी, करमचंद ने यह बात बताई थी। क्या बात बताई थी, दादाजी पहले बता रहे थे कि ये जो हमारा घर है, परिवार है, ये बरगद के वृक्ष के समान है, इसमें सरसता है, ये घनी छाया के समान है, इससे कोई अलग न होने पाए। तब ऐसी स्थिति में करमचंद ने उन्हें बताया कि घर की एक डाली टूटने की स्थिति पर पहुंच गई है, और जब उन्होंने बताया कि यह बेला है, तब दादाजी ने क्या कदम उठाया जिससे कि यह डाली, इस डाली में भी सरसता आ जाए। क्या किया उन्होंने, तो हमारे पास जो 4 विकल्प हैं, उन्होंने दावत का यानी पार्टी का इंतजाम किया, बिल्कुल नहीं, वे तो सोच में डूब गए थे कि क्या करना है अब मुझे। उन्होंने बैठक यानी मीटिंग का इंतजाम किया, हम और देखते हैं क्या है, मेरे अनुसार ये सही है। उन्होंने यात्रा का इंतजाम किया, नहीं। उन्होंने पढ़ने का इंतजाम किया, नहीं। उन्होंने बैठक यानी घर के सभी सदस्यों को अपने पास बुलाया, उन्हें बिठाया और उन्हें समझाया। जैसे हम मीटिंग कहते हैं, ऑफिशियल वर्ड में हम इसे मीटिंग कहते हैं, वैसे ही घर में अगर सब सदस्य एक साथ बैठते हैं, किसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो वो भी बैठक ही है। तो उन्होंने एक सभा, एक बैठक का इंतजाम किया और सभी को बुलाया, उसे बेला को छोड़कर उन्होंने घर में सभी को आने का वहां पर
आदेश दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने जो घर टूटने की स्थिति पर पहुंचने वाला था उसे उन्होंने रोकने की कोशिश की। तो इसका उत्तर है, सही उत्तर एक बार देखते हैं, उन्होंने बैठक का इंतजाम किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दादाजी के अनुसार महानता मनवाई नहीं जा सकती। हाँ, हम कोई भी व्यक्ति जो ग्रेट होता है वो ये नहीं कहता माइक लेकर के, हेलो हेलो मुझे ग्रेट बोलो, मैं महान हूँ, सुनो सुनो मुझे महान बताओ, मुझे महान बोलो। हम उस व्यक्ति को अपने आप महान कहते हैं जो महानता से भरे हुए काम को करे, जिसमें ग्रेटनेस हो। ठीक है, जैसे मार्टिन लूथर किंग को आप ग्रेट कहते हैं, आप बल्लेबाजी में सचिन तेंदुलकर को आप ग्रेट कहते हैं, लता मंगेशकर को आप गायन के क्षेत्र में ग्रेट कहते हैं, है ना। तो वैसे ही महानता, उन्होंने ये नहीं कहा मुझे महान कहो, बल्कि आपने उनकी गायकी को, उनके खेल को देख करके उन्हें महान कहा। तो दादाजी के अनुसार महानता मनवाई नहीं जा सकती, बल्कि अनुभव करवाई जा सकती है। ये जो चीज है वो अनुभव कर सकते हैं कि वाह, उतना ग्रेट है, कितना महान है वो व्यक्ति। तो ये हम अनुभव कर सकते हैं। उत्तर देखते हैं, अनुभव करवाई जा सकती है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, ठूठा वृक्ष। ठूठा वृक्ष क्या होता है बच्चों? वह वृक्ष जो काफी ऊंचा तो हो गया है, लेकिन उसमें सिर्फ नाम मात्र के लिए लकड़ियां हैं, कोई उसमें ये नहीं है, पत्ते नहीं है, फ्रूट्स नहीं लगे हैं, वो सिर्फ नाम मात्र के लिए बस ब्रांचेस हैं। तो यह वृक्ष अपनी महानता का सिक्का, मतलब यह वृक्ष हमारे तब तक उपयोग में नहीं है जब तक कि इस वृक्ष की शाखाओं पर कलह रूपी पत्ते नहीं पनपते, यानी इस वृक्ष पर पत्ते नहीं आते। कैसे पत्ते? कलह रूपी, शीतल सुखद छाया रूपी पत्ते नहीं पनपते जो मन के समस्त ताप को ले ले। और जब तक उसकी शाखाओं में सोने के पत्ते नहीं पनपते, तो अगला जो विकल्प है सोने के पत्ते नहीं पनपते, तो इसका सही उत्तर है जब तक उसकी शाखाओं में शीतल सुखद छाया रूपी पत्ते नहीं पनपते। यानी उसी वृक्ष को अगर आपके पास दो वृक्ष है, एक ऐसा वृक्ष जो काफी ऊंचा है लेकिन एकदम एकदम कुछ नहीं है उसमें जो आपको छाया दे सके, जो राहगीर को छाया दे सके, कोई नहीं बैठना चाहेगा उसके नीचे। कोई भी व्यक्ति उसी वृक्ष के नीचे बैठना चाहेगा, कोई भी व्यक्ति उसी व्यक्ति के पास बैठना चाहेगा जो मीठा बोलता है, जो अच्छा बोलता है, जो भला चाहता है, जो मददगार हो। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति रूपी वृक्ष में मदद, सहयोग, मदद, सहयोग, मीठी बोली, अगर किसी व्यक्ति रूपी वृक्ष में ये सारे पत्ते न हो, तो यह वृक्ष कैसा हो जाएगा? काफी ऊंचा है लेकिन यह वृक्ष ठूंठ की तरह हो जाएगा। मतलब ये किसी को सुखद छाया नहीं दे सकता। तो जो वृक्ष शीतल सुखद छाया दे सकता है, उसी वृक्ष की महानता का सिक्का हमारे हृदय पर जम सकता है। तो जो व्यक्ति सहयोगी हो, मददगार हो, दूसरों के बारे में सोचता हो, परोपकारी हो, उसी व्यक्ति की महानता का सिक्का हमारे हृदय पर जम सकता है। मैं आशा करती हूँ आपको जो यह पैराग्राफ है सूखी डाली में काफी कठिन महसूस होता है बच्चों को, लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं अच्छे से। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। करमचंद द्वारा लाई गई कौन सी चीजें बेला को नहीं पसंद आई थी? अबरे और मलमल के थान, मिठाई और नमकीन, चादर और गिलाफ, कपड़े और जेवर। तो अबरे और मलमल के थान, अबरे और मलमल के थान इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भाषी के द्वारा लगाए गए वट वृक्ष को किसने उखाड़ दिया था? उसने कहा था दादाजी देखो ना, इसने मल्लू और जगदीश ने मेरे वट का वृक्ष उखाड़ दिया। इस तरह से उसने शिकायत भी की थी। कहाँ पर है ये? पेज नंबर 50 में एकदम फर्स्ट में आप देखेंगे भाषी ये बात कह रहा है। तो भाषी के द्वारा लगाए गए वट वृक्ष को किसने उखाड़ दिया था? तो सही उत्तर है यहाँ पर मल्लू और जगदीश ने, मल्लू और जगदीश ने। अगला प्रश्न है, घर की स्त्रियों का बेला के प्रति कैसा व्यवहार है? आपको पता है यहाँ के घर की स्त्रियां बहुत गॉसिपिंग करती हैं, और घर में अभी अभी जो नवविवाहिता आई है जिसका नाम बेला है, तो उन्हें एक नया विषय मिल गया है बात करने के लिए। उसकी चाल ढाल, रहन सहन, बोल चाल, सब पर वे
आक्षेप लगाती रहती है, कटाक्ष करती रहती है, जैसा कि भारतीय परिवारों में होता आता रहता है और चला आता है। तो घर की स्त्रियों का बेला के प्रति व्यवहार कैसा है? तो गलत कथन चुनना है हमें। हमें 3 सही कथन और 1 गलत होगा इसमें। तो कोई उसे पसंद नहीं करता, ये करेक्ट है। सब उसकी निंदा करती है, जी हाँ, सभी उसकी निंदा करती हैं। सभी उसकी शिकायत करती है और उसे ताने देती हैं, ये भी करेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ जो उसकी अपनी सास है, क्या कहते हैं उसकी सास को, क्या क्या कर पुकारते हैं? अगर बेला को छोटी बहू कहते हैं तो उसकी सास को छोटी भाभी कहकर बुलाते हैं। तो जो उसकी सास है, सिर्फ वही उसे समझती है। अगर आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो आपको समझ में आएगा। तो उपर्युक्त सभी कथन इसमें सही है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, और लिखित रूप में अभ्यास करना बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिए।